हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं और एमटीएस का एग्ज़ाम है, चाहे वो सीजल का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, अभी आप देख रहे हैं कि जीके का अलग ही वेटेज बढ़ चुका है। यदि आप जीके नहीं करते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाना तय है। जीके में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ना चाहिए। सिलेक्टेड क्वेश्चन का मतलब जिन क्वेश्चन का रिपीटेशन होता है। इस वीडियो में हम आपके लिए उन्हीं सब सवालों को लाए हुए हैं जो आपके पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो जैसा कि आपको भी पता होगा, एसएससी में क्या है कि प्रीवियस क्वेश्चन का रिपीटेशन ये ज़्यादा करता है, लगभग 60 to 70% ये रिपीटेशन तो करता ही है। तो बढ़िया है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद फिर आप डीप नॉलेज के लिए कोई और बुक देखें। तो हम लोग यहाँ काम की बात करते हैं। खरीफ फसल, खरीफ फसल जो है उसको गर्मी में बोया जाता है और सर्दी में इसको काट लिया जाता है। वहीं पर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल को ठंडी में बोया जाता है और गर्मी आते आते काट लिया जाता है, यानी कि आप कहें तो मार्च अप्रैल में रबी फसल काट लिया जाता है। अब इसमें पूछा जाता है कि आखिर कौन कौन से फसल जो हैं वो खरीफ फसल हैं। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, इसको आप एक लाइन में याद रख लीजिए। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सभी कौन फसल है? खरीफ फसल है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा कौन से फसल हैं? तो खरीफ फसल हैं। वहीं पर इसके अलावा याद रखें कि ये जो खरीफ फसल का उत्पादन करता है, ये इसमें धागा, जूट से धागा बनता है, पटसन से धागा बनता है, कपास से धागा बनता है। ये सब किस में खेती होती है? गर्मी में बोया जाता है इन सब को और ठंड में काट लिया जाता है। इसके अलावा मूंग, मूंग हो गया और मूंगफली हो गया, इन दोनों की भी खेती खरीफ फसल के ही अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप गन्ना की बात करें तो गन्ना भी खरीफ फसल ही है। गन्ना याद रखिएगा, गन्ना जो है वो खरीफ फसल है और उड़द ये भी जो है आपका खरीफ फसल है। तंबाकू ये भी खरीफ फसल है। भारत में जो है तंबाकू की खेती नहीं। तो खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है याद रखिएगा? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। कौन कौन सा? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा। उसके बाद जूट, पटसन, कपास। जूट, पटसन, कपास। फिर मूंग, मूंगफली और दाल में उड़द भी आता है और लास्ट में एक गन्ना भी आता है और तंबाकू भी आता है। रबी फसल की बात करें तो रबी फसल जो है वो सर्दियों में बोया जाता है और गर्मी आते आते काट लिया जाता है। गेहूँ, जौ, चना, मटर। गेहूँ, जौ, चना, मटर ये सभी जो है कौन से फसल है? रबी फसल है। इसके अलावे आलू, सरसों, अरहर, राई, अलसी। आलू, सरसों, अरहर, राई, अलसी ये सभी जो है रबी फसल के अंतर्गत आता है। फिर से खरीफ फसल में कौन कौन सा आता है? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, फिर जूट, पटसन, कपास और फिर मूंग, मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, उड़द। वहीं रबी फसल में कौन कौन सा आता है? गेहूँ, जौ, चना, मटर। उसके बाद आलू, सरसों, अरहर, राई, अलसी ये सभी जो रबी फसल के अंतर्गत आता है। भारतीय मानक समय जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। भारतीय मानक समय कितना है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। कितना? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह टोटल 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कौन कौन सा? यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। जैसे आप यहाँ पर देखते हैं यूपी, नीचे में एमपी, फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और यहाँ पर आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, एपी, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इन पांचों राज्यों से होकर गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यही है भारतीय मानक। आग्नेय चट्टान में आए तो आग्नेय चट्टान कौन कौन सा है? ग से मिला लीजिए ग्रेनाइट, ग्रेबो। ग से ग्रेनाइट, ग्रेबो। उसके बाद बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट। फिर पीच स्टोन, डायोराइट और फिर पैगमाटाइट। ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। ये बिहार एसएससी में पूछा गया है। बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया है आग्नेय चट्टान के उदाहरण में। ग से ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, पीच स्टोन, डायोराइट और फिर पैगमाटाइट ये सभी हैं। चूनामय चट्टान जो है वो सिलिकामय चट्टान से कमज़ोर होता है। चूनामय चट्टान जो है वो सिलिकामय चट्टान से कमज़ोर होता है। चूनामय चट्टान जो है वो सिलिकामय चट्टान से कमज़ोर होता है। नागपट्टनम कहाँ है? याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। नागपट्टनम कहाँ है? तमिलनाडु में। नागपट्टनम में ही वेदरनयम मार्च हुआ था। नागपट्टनम में ही क्या हुआ था? वेदरनयम मार्च हुआ था। किन्होंने किया था? राजगोपालाचारी ने किया था। कब किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चला था 1930 में, उसी समय हुआ था वेदरनयम मार्च। कहाँ हुआ था? नागपट्टनम में। कहाँ है ये नागपट्टनम? तो तमिलनाडु में। किन्होंने वेदरनयम मार्च किया था? तो राजगोपालाचारी ने किया था। क्यों किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 ईस्वी में शुरुआत होती है, उसी के लिए दक्षिणी भारत में ये गए हुए थे राजगोपालाचारी।
एक है ज्वालामुखी कटमई। ज्वालामुखी का नाम क्या है? कटमई। ये कटमई जो है वो जागृत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? जागृत ज्वालामुखी है। कौन सा? कटमई। कहाँ है ये? तो अलास्का में है। कहाँ है? कटमई अलास्का में है। कौन सा ज्वालामुखी है? तो जागृत ज्वालामुखी है। भारत में जब अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ था, अग्नि 2 मिसाइल का परीक्षण हुआ था, तो उसी के जस्ट बाद जो है पाकिस्तान ने गौरी 2 का परीक्षण किया था 1999 में। ये देखिए, ये वही गौरी है, मोहम्मद गौरी। तो पाकिस्तान ऐसा देश है जो कि पूरी तरह से धर्म पर ही आधारित है, और धर्म पर आधारित देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। साफ साफ उदाहरण आपको मिल रहा है पाकिस्तान। अगर आप इस तरह से भारत को देखें तो यहाँ पर आपको जलप्रपात मिलता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कर्नाटक में है। उसके बाद पहली वासल जलप्रपात बोले या फिर अथिरापल्ली जलप्रपात बोलें, ये दोनों केरल में है। वहीं पर पुईकैरा बोलें तो ये आपको तमिलनाडु में मिलता है। वहीं पर निजाम सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर से शिव समुद्रम कहाँ है? तो ये शिव कर्नाटक में है। और ये पहला जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। भारत का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? शिव समुद्रम है। और केरल में कौन कौन सा है? केरल में पहली वासल और अथिरापल्ली जलप्रपात है। वहीं पर पुईकैरा जो है वो तमिलनाडु में है। वहीं निजाम सागर जो है वो आंध्र प्रदेश में है। साबरमती नदी निकलती है कहाँ से? तो राजस्थान से निकलती है, लेकिन इसके तट पर दो अहमदाबाद और गांधीनगर, अहमदाबाद और गांधीनगर, ये दोनों शहर जो है वो साबरमती के तट पर ही बसा हुआ है। यमुना नदी कालिंद पर्वत से निकलती है। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? कालिंद पर्वत से निकलती है, इसलिए इसको कालिंदी भी कहा जाता है। हालांकि यमुना और कृष्णा, इन दोनों की जो लंबाई है वो 1387 किलोमीटर है। दोनों की लंबाई सेम है, 1387 किलोमीटर है। यमुना नदी की बात करें या फिर कृष्णा नदी की बात करें, किसी सबसे लंबी सहायक नदी में यमुना नदी का ही नाम आता है, जो कि 1387 किलोमीटर है। कृष्णा, कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन सी? तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा। तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, घाटप्रभा, ये सभी कृष्णा की सहायक नदी है। वहीं पर गोदावरी की सहायक नदी की बात करें तो प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा। प्राणहिता नदी, मंजीरा नदी और इंद्रावती नदी, ये सभी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी कौन कौन सी? बहुत सारी है। मानस, लोहित, धनसिरी, तिस्ता, बराक, दिबांग, कामेंग। और ये धनसिरी नदी से ही लेसांग, धनसिरी नदी जो निकलती है वो लेसांग चोटी से निकलती है। लेसांग कहाँ है? तो ये जो है मणिपुर में है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी की एक और उपनदी है, कौन सा? पगलाड़िया नदी। कौन सा? पगलाड़िया नदी। कहाँ में है ये? असम में है। फिर से देखिए ध्यान रखिए क्या, मानस, लोहित, धनसिरी, तिस्ता, बराक, दिबांग, कामेंग, ये सभी। आर्क बांध में बात करें तो आर्क बांध में इडुक्की बांध आता है। आर्क बांध में कौन सा बांध आता है? तो इडुक्की बांध आता है। ये कहाँ है? तो पेरियार नदी पर है, केरल में है। आर्क बांध के अंतर्गत इडुक्की बांध आता है, जो कि पेरियार नदी पर है, जो कि केरल में है। राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध जो है वो बेतवा नदी पर है। और ये राजघाट बांध जो है ना, यूपी और एमपी इन दोनों की सीमा पर स्थित है। राजघाट बांध जो है वो एमपी और यूपी इन दोनों की सीमा पर स्थित है। और ये बांध किस पर बना हुआ है? तो याद रखिएगा, बेतवा नदी पर बना हुआ है राजघाट बांध। आगे सवाल है, उड़ीसा में एक सुंदरगढ़ जगह है। उड़ीसा में जगह का नाम है सुंदरगढ़। वहीं पर है रकुड़ा बांध। क्या नाम है? रकुड़ा बांध। ये रकुड़ा बांध किस नदी पर है? तो रकुड़ा नदी पर ही है। ये नकुड़ा नदी का अगर बेसिन क्षेत्र देखें तो ब्राह्मणी और वैतरणी, ब्राह्मणी और वैतरणी, ये दोनों जो है इसका बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है रकुड़ा नदी पर। रकुड़ा नदी पर एक बांध है, इसका नाम है रकुड़ा बांध। ये कहाँ है? सुंदरगढ़ में। सुंदरगढ़ कहाँ है? तो उड़ीसा में है। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को में है। क्रेमलिन कहाँ है? मास्को में है। राजघाट बांध जो है वो किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। तुरंत अपन लोगों ने देखा, राजघाट बांध जो है वो यूपी और एमपी इन दोनों की सीमा पर स्थित है। गांधी सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर है। गांधी सागर बांध जो है वो कहाँ पर है? तो चंबल नदी पर है। अगर हम लोग एशिया में सबसे बड़े नहर परियोजना की बात करें, एशिया में अगर सबसे बड़े नहर परियोजना की बात करें तो वो है बाण सागर। क्या नाम है? बाण सागर।
एशिया में सबसे बड़ी नहर नहर परियोजना की बात करें तो वो है बाणसागर। ये बाणसागर है कहाँ, तो याद रखिएगा एमपी में है। और ये किस नदी पर है, तो ये भी याद रखिएगा सोन। सोन नदी जो है ना वो अमरकंटक की चोटी से निकलती है। अमरकंटक से भी नर्मदा भी निकलती है, अमरकंटक सोन से सोन भी निकलती है। अमरकंटक से नर्मदा ऐसे चला जाता है और सोन जो है वो ए से चला जाता है। तो यहीं पर है बाणसागर बांध, जो कि एशिया का सबसे बड़ा नहर परियोजना है, जो कि एमपी में है। महात्मा गांधी जलप्रपात को ही जोग या गरसोप्पा जलप्रपात बोलते हैं। महात्मा गांधी जलप्रपात को ही जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कहते हैं। हॉस्पेट जो है वो तुंगभद्रा नदी पर है। हॉस्पेट किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। और ये हॉस्पेट है कहाँ, याद रखिएगा कर्नाटक में है। हॉस्पेट किस नदी पर है, तुंगभद्रा नदी पर है। और हॉस्पेट है कहाँ, तो कर्नाटक में है। गोदावरी नदी से पानी जो है मेडीगद्दा बैराज में निकाला जाता है। मेडीगद्दा बैराज से कलेश्वर में दिया जाता है, जहाँ से करीमनगर, निजामाबाद, वारंगल, मेढक इन सभी में पानी पहुँचाया जाता है। ये करीमनगर जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की सीमा पर स्थित है। बाद बाकी निजामाबाद, वारंगल और मेंढक ये सभी जिला है, और ये सब कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। बाद बाकी करीमनगर जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इन दोनों की सीमा पर स्थित है। गोदावरी नदी से मेडीगद्दा बैराज निकाला जाता है और मेडीगद्दा से कलेश्वरम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंधु को दरिया ए सिंधु भी कहा जाता है। सिंधु नदी को दरिया ए सिंधु भी कहा जाता है, और इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 3200 किलोमीटर है। वहीं पर गंगा नदी की बात करें लंबाई तो 2525 मीटर है। वहीं पर सिंधु की लंबाई की बात करें तो ये जो है 3200 किलोमीटर है। चूँकि पूरी सिंधु जो है वो हमारे भारत में बहती नहीं है, इसलिए सबसे लंबी नदी भारत की नहीं है। ग्रैंड अन्नीकुट बांध जो है ना ये सबसे प्राचीन बांध है। ग्रैंड अन्नीकुट बांध जो है ना वो क्या है, तो सबसे प्राचीन बांध है। ये कल्लानाई में है, और ये है कहाँ, तो तमिलनाडु में है। चोल ने इनको बनवाया था। चोल ने कौन सा बांध बनवाया था, ग्रैंड अन्नीकुट बांध बनाया था, कल्लानाई में बनवाया था। लेकिन ये बांध है किस नदी पर, याद रखिएगा कावेरी नदी पर है। कावेरी नदी पर है ग्रैंड अन्नीकुट बांध। किसके समय बनाया गया था, चोल के समय में बनाया गया था, कल्लानाई में बनाया गया था। ये सबसे प्राचीन है। अगर आप इस तरह से मैप देखेंगे, यहाँ पर है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट इतना बहुत ज़्यादा ऊंचा है। जब वर्षा होती है तो इसके पश्चिमी क्षेत्रों में तो होती है, लेकिन इसके पूर्वी क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है। अगर हम बात करें मिल्लो वियाडक्ट की, अगर विश्व के सबसे ऊंचा पुल की बात करें, विश्व का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, तो मिल्लो वियाडक्ट है। कौन सा पुल है, मिल्लो वियाडक्ट पुल है, जो कि सबसे ऊंचा पुल है। ये किस नदी पर है, तो याद रखिएगा टार्न नदी पर है। कहाँ पर है, टार्न नदी पर है। और ये जो है दक्षिणी फ्रांस में है। दक्षिणी फ्रांस में है कौन सा, मिल्लो वियाडक्ट। ये मिल्लो वियाडक्ट क्या है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पुल है, और ये किस नदी पर है, टार्न नदी पर। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस है। मेंडेलेना नदी को जो देखते हैं, मेंडेलेना नदी जो है वो कोलंबिया देश की जीवन रेखा है। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है। कोलंबिया की राजधानी कहाँ है, बोगोटा है। तो मेंडेलेना नदी जो है कोलंबिया देश की एक जीवन रेखा कहते हैं, और ये एंडीज से निकल करके कैरेबियन सागर में चला जाता है। एंडीज से निकल करके कैरेबियन सागर में चला जाता है, और यहीं पर आपको मिलता है कोलंबिया देश। ये जो है आपको दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है। नाइजर नदी, अगर आप इस तरह से आप देखेंगे अफ्रीका को, तो अफ्रीका में जो है पश्चिम में बहता है नाइजर नदी। यहाँ पर है आपका नाइजर नदी। उसके बाद दक्षिण में है ऑरेंज नदी। दक्षिण में कौन सा है, तो ऑरेंज नदी है। और वहीं पर यदि हम उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका नील नदी, और वहीं पर उत्तर नील नदी। ठीक, ये चारों हो ही गया। फिर से देखिए नाइजर नदी जो है वो पश्चिम में है। कांगो नदी जो है पश्चिम मध्य में। यहाँ पर कांगो नदी वही है जो विषुवत रेखा को दो भागों में काटता है। उत्तर पूर्व की यदि हम लोग बात करें तो वहाँ पर नील नदी है, और दक्षिण में बात करें तो आपका ऑरेंज नदी बहता है। अमेजन नदी की जो एक सहायक नदी है वो है हमजा नदी। अमेजन नदी के साथ साथ चलता है हमजा नदी। क्यों हमजा नदी इसका क्यों पड़ा, क्योंकि ये इस नदी के भीतर एक और नदी है हमजा नदी। इसकी खोज जो है हमजा वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसके नाम पर हमजा पड़ा है। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप में है, जो कि 10 देशों से होकर गुजरता है। डेन्यूब नदी 10 देशों से होकर गुजरता है, और ये अंततः काला सागर में जाकर के मिल जाता है। तो क्या डेन्यूब सबसे लंबी नदी यूरोप की, नहीं, डेन्यूब सबसे लंबी नदी नहीं है। यूरोप की सबसे से जो लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। कौन सी नदी है, वोल्गा नदी। इसकी लंबाई कितनी है, 3700 किलोमीटर है, और ये वाल्दे पहाड़ी से निकलती है। वाल्दे पहाड़ी से वोल्गा नदी निकल करके कैस्पियन सागर में जाकर के डूब जाती है। जबकि डेन्यूब नदी
जो है वो 10 देशों से होकर के गुजरती है, याद रखें इस बात को। सिरिपाडा माउंट रेंज ये कहाँ है? सिरिपाडा माउंट रेंज जो है ये कोलंबो में है, यानी कि श्रीलंका में। सिरिपाडा माउंट रेंज कहाँ है? तो ये कोलंबो में है। इसी सिरिपाडा माउंट रेंज से निकलती है केलानी नदी। कौन सी नदी निकलती है? केलानी नदी निकलती है कोलंबो से। आगे है, बुध जो है वो सूर्य से 2 घंटा पूर्व दिखाई देता है। बुध जो है वो सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व दिखाई देता है, ठीक है। बुध ग्रह जो है वो सूर्योदय से 2 घंटा पूर्व दिखाई देता है। दिन जो है यहाँ बहुत गर्म रहता है और रात बहुत ठंडा होता है। दिन बहुत गर्म होता है और रात यहाँ पर बहुत ठंडा होता है। तो क्या सबसे गर्म ग्रह बुध का ही नाम दे दे? नहीं, सबसे गर्म ग्रह शुक्र होगा, क्योंकि शुक्र पर लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, वो सबसे ज़्यादा गर्म रहता है दिन रात। लेकिन यहाँ पर दिन है, रात नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौरमंडल का यदि हम बात करें सबसे बड़ा ज्वालामुखी, तो वो है ओलिपस मेसी। यहाँ पर अगर हम बात करें सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो ओलिपस मेसी है। ओलिपस मेसी जो है वो सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। ये किस ग्रह पर है? तो मंगल ग्रह पर है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चारों को ठोस कहा जाता है। इन चारों के अलावा किसी पर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बाकी सभी गैसीय अवस्था में हैं। तो बुध पर तो है ही नहीं, शुक्र पर भी नहीं, पृथ्वी पर तो नहीं ही है। तो बचता है आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह पर जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, उसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी। बृहस्पति, बृहस्पति का रंग कैसा होता है? याद रखिएगा, नारंगी। बृहस्पति का कैसा रंग होता है? नारंगी। वहीं पर शनि ग्रह की बात करें तो ये पीला होता है। शनि ग्रह का कैसा रंग होता है? पीला होता है। वहीं पर यदि हम लोग बात करें अरुण का, तो अरुण जो है वो हरा रंग उत्सर्जित करता है। वहीं पर अगर हम लोग शुक्र की बात करें, शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल का एक परत है। और शनि ग्रह का इतना घनत्व कम है, शनि ग्रह का इतना घनत्व कम है कि अगर इसको आप जल में छोड़ दीजिएगा तो ये जल में तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व जो है ना वो जल से भी कम है। दिल्ली की जो जलवायु है वो चरम है। दिल्ली की जलवायु जो है वो चरम है। ठंड भी चरम सीमा पर रहती है, गर्म भी चरम सीमा पर रहती है, इसलिए कहा जाता है दिल्ली की जलवायु क्या है? चरम है। पिरपंचाल श्रेणी में कड़ेवा मिट्टी पाई जाती है। कड़ेवा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पिरपंचाल है। पिरपंचाल श्रेणी में जो है ना आपको मिट्टी जो पाया जाता है वो कड़ेवा मिट्टी पाया जाता है। पिरपंचाल में किस तरह का मिट्टी पाया जाता है? तो कड़ेवा मिट्टी पाया जाता है पिरपंचाल में। मिट्टी के निर्माण में मूलभूत सामग्री क्या है? चट्टान। चट्टान है तो टूट फूट करके ना बनता है मिट्टी, तो मिट्टी का मूलभूत सामग्री क्या है? चट्टान है। मृदा का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र या भूमि विज्ञान, तो भूगर्भ शास्त्र नहीं, भूगर्भ शास्त्र का मतलब है इसके भीतर, यानी कि जियोलॉजी। वहीं पर मृदा का अध्ययन जो है वो भूमि विज्ञान का पेडोलॉजी। बेसाल्ट जो है अभी तुरंत हमने देखा था, बेसाल्ट जो है वो आग्नेय चट्टान है। बेसाल्ट कैसा है? आग्नेय चट्टान। यही बेसाल्ट जो टूट फूट करके काली मिट्टी बनता है। काली मिट्टी का अगर वैज्ञानिक नाम देखा तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है। काली मिट्टी का वैज्ञानिक नाम क्या? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट है। लेटराइट मिट्टी का जो प्रयोग होता है वो ईंट बनाने के लिए आता है। लेटराइट मिट्टी का प्रयोग हम लोग ईंट के लिए काम में आता है, लेकिन इसके अलावा लेटराइट मिट्टी में चाय, कहवा, काजू, रबर, सिनकोना इसकी भी खेती होती है। लेटराइट मिट्टी में जो चाय, कहवा, काजू, रबर, सिनकोना इसकी भी खेती होती है। चाय, कहवा, काजू, रबर, सिनकोना इसकी भी खेती होती है लेटराइट मिट्टी में। वहीं पर लाल मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी में जो तंबाकू, मूंगफली, तंबाकू, बाजरा, रागी, ये सभी फसल जो है लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा होता है, अच्छा होता है। मर्दभिद्ध जो है वो जेरोफाइट होता है। मर्दभिद्ध जो है वो जेरोफाइट होता है। जेरोफाइट का मतलब क्या हुआ? जीरोफाइट का मतलब क्या हुआ? तो जहाँ पर पानी कम रहता है फिर भी ये सभी उग सकता है। नागफनी ये आपको राजस्थान में मिलेगा, मतलब कि रेगिस्तान में मिलेगा। बबूल जो है वो रेगिस्तान के क्षेत्रों में मिलेगा। कैक्टस जो ये सभी रेगिस्तान के क्षेत्रों में मिलेगा। ये सभी जीरोफाइट्स के अंतर्गत आता है, यानी कि मरुद्भिद कहते हैं। चंदन उत्पादन में भारत जो है वो प्रथम है। चंदन उत्पादन में भारत कितवें स्थान पर आता है? तो याद रखिएगा प्रथम। और भारत में कौन सा? तो कर्नाटक में जो है सबसे ज़्यादा चंदन का उत्पादन होता है। अगर हम लोग बात करें कि केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो केरल में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है? तो केरल में पाया जाता है। और शांत घाटी भी, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, वो भी यहीं पर है। सिलिकन वैली नहीं, सिलिकन वैली कर्नाटक में हो जाएगा, लेकिन यहाँ साइलेंट वैली है या फिर शांत घाटी है, वो कहाँ है? केरल में। केरल के पलक्कड़ में 8 जिला है जो तटीय नहीं है, बाद बाकी सब का सब तटीय है। इसमें कौन कौन सा आता है? पालघाट, पलक्कड़, वायनाड, इडुक्की। पालघाट, पलक्कड़, वायनाड, इडुक्की, ये सभी जो है आपका तटीय क्षेत्र में नहीं है। बाद बाकी जितने भी पतनमथिट्टा हो गया और भी जिले हैं वो सभी के सब तटीय क्षेत्र में ही हैं।
अगर हम लोग बात करें कि बल्ला जो है वो किससे बनता है, तो विल्लो से बनता है। विल्लो वृक्ष होता है जिससे कि बल्ला बनता है। ये विल्लो कहाँ पाया जाता है, तो ये विल्लो जो है, विल्लो पेड़ जो है वो जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। इसी विल्लो का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो सेलिक्स एल्वा है। क्या नाम है, सेल्किस एल्वा है। सेल्किस एल्वा जो है वो इसी विल्लो का वैज्ञानिक नाम है। अगर हम लोग वन की बात करें तो वन जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। वहीं पर यदि हम लोग प्रतिशतता की बात करें तो प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा जो है वो लक्षद्वीप में है। मिजोरम, ऐसे अगर हम लोग स्टेट की बात करें तो मिजोरम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अगर इसमें हम शामिल कर लें यूटी को भी, केंद्र शासित राज्य को भी शामिल कर लें, तो एक नंबर पर लक्षद्वीप आएगा, फिर मिजोरम आएगा, फिर अंडमान निकोबार आएगा, और फिर तब जा करके अरुणाचल प्रदेश आएगा। पर्णपाती वन जो बोलते हैं, पतझड़ वन को ही बोलते हैं। पर्णपाती वन, पतझड़ वन दोनों एक ही है। और साथ ही साथ मानसूनी वन, ये सभी वन जो है भारत में सबसे ज़्यादा मिलता है। पर्णपाती वन, पतझड़ वन या फिर मानसूनी वन, ये भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। होलुक गिब्बन जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में, ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में जो है आपको इस तरह से होलुक गिब्बन मिलता है। होलुक गिब्बन मिलता है, 7 राज्यों में ये मिलता है होलुक गिब्बन। ये दिहांग के पूर्व में है। साथियों, ये सभी सवाल ऐसा है जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। और जब पूछा जाता है तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि ये सवाल आखिर कहाँ से पूछा गया है। तो उन्हीं सब सवालों को हम स्पेशली आप लोगों के लिए लाए हुए हैं। वीडियो के अंत तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।